ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं बिहार की, जहां वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन से इस यात्रा पर निकले हुए थे महागठबंधन के लोग, विपक्षी खेमे के लोग। दो लड़के कदम ताल करते दिखाई दे रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। यह यात्रा अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचती दिखी। गांधी मैदान से आज एक रैली निकालते दिखाई दिए महागठबंधन वाले, और उन्हें पहुंचना था अंबेडकर पार्क, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर उन्हें रोक दिया गया, पुलिस के बैरिकेड लग गए। तो जो ये वोट चोरी का आरोप लेकर सड़कों पर उतरा था विपक्ष, वो इसे संविधान से, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जोड़ा, उससे जोड़ना चाह रहे थे। इसीलिए अंबेडकर पार्क जाकर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर वो फूल मालाएं चढ़ाना चाह रहे थे और वहीं पर लोगों को संबोधित भी करना चाह रहे थे, लेकिन ये करना पड़ा डाक बंगले पर। अब यहां पर क्या कुछ आरोप लगाए वो तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस वोटर अधिकार यात्रा से क्या वोटों की मात्रा पर कोई अंतर पड़ने वाला है? एसआईआर किसके लिए सरदर्द बनेगा? या विपक्ष ने जो पूरी एक थाली सजी हुई है मुद्दों की, उस पर गौर ना करके वोट चोरी को ही सबसे बड़ा चुनावी हथियार, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर क्या अपने आप को, अपने दायरे को ही सीमित कर दिया है? या लोगों के मन में अब ये होने लगा है भाई चोरी चकारी करके ही सत्ता हासिल की जा रही है क्या? और लगता है कि राहुल गांधी का मन अभी तक भरा नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा से ही वोटर चोरी का या वोट चोरी का जो मामला है, वो लगता है उन्हें क्या कि लोगों तक पूरी तरह से नहीं गया है, समझ नहीं पाए हैं लोग। क्योंकि आज उन्होंने दावा किया कि महादेवपुरा, वो बेंगलुरु सेंट्रल की एक लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट में जो वोटों की चोरी हुई, 1,250,000 वोट, दावा कर रहे हैं राहुल गांधी कि वो तो जी एटम बम था, अभी तो हाइड्रोजन बम भी फोड़ने वाला हूं। अब सत्ता पक्ष ने, बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है कि ये क्या एटम बम, क्या हाइड्रोजन बम लगा रखा है, विधानसभा चुनाव से ये बम का क्या लेना देना। लेकिन दरअसल ये बम क्या, जनता किसे बम बम करने वाली है और किसके वोट बैंक पर बम गिरने वाले हैं, यह भी तय होने वाला है क्या? क्या मुद्दे खिंच गए हैं, वो खाका खिंच गया है क्या बिहार के चुनाव का, और इसकी गूंज आने वाले चुनावों में भी दिखाई देने वाली है क्या? पश्चिम बंगाल में लोग अभी से ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने लगे हैं, चर्चाएं उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। तो ये सिर्फ बिहार तक सीमित ना होकर वोट चोरी का मुद्दा क्या अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनता दिखाई दे रहा है, या दरअसल तिल का ताड़ बनाया जा रहा है? तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, लेकिन दरअसल जो मुद्दा है आज उसे मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाते दिखाई दिए। यात्रा निकाली थी वोट चोरी के मसले पर महागठबंधन ने, विपक्षी खेमे ने, वोटर अधिकार यात्रा। 17 अगस्त से यह यात्रा शुरू हुई। आज पटना में गांधी मैदान से एक और रैली निकाली, अंबेडकर पार्क तक जाने वाले थे, रोक दिया गया बीच में, पर भाषणबाजी भी हुई। अब ये वोट चोरी का मुद्दा जो है, ये बिहार में क्या मुख्य मुद्दा बन गया है? क्या इसकी कोई गूंज है? वोटर अधिकार यात्रा से वोटों की मात्रा बढ़ेगी क्या विपक्षी खेमे की? या दरअसल ये आम आदमी के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, और जो बड़े मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं, क्या उन्हें विपक्ष नजरअंदाज कर रहा है, खुद का नुकसान कर रहा है? यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बारे में बात करें, 16 दिन से जो ये यात्रा चल रही थी, ये 24 जिलों में गई, बिहार के 38 में से 24 जिलों, और 243 में से 179 सीटों को कवर करती हुई, उनसे गुजरती हुई निकली है।
और इन 179 सीटों में पिछली दफा यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी, जबकि महागठबंधन के खाते में 76 सीटें जाती दिखाई दी थी। 3 सीटें AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीती थी। अब असर क्या हुआ है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए अभी तो एटम बम ही फोड़ा था, महादेवपुरा में 1,250,000 वोटों की हेराफेरी जो की थी, बेंगलुरु सेंट्रल में सीट जीत गई थी बीजेपी, उसका तो हमने खुलासा किया ही, अभी तो मैं हाइड्रोजन बम और फोड़ने वाला हूं। यानी कि क्या और बड़ा धमाका होने वाला है, या दरअसल माहौल बना रहे हैं राहुल गांधी? अभी हमने ब्रेक लिया था तो विनोद अग्निहोत्री कह रहे थे 80 के दशक में वीपी सिंह वो पर्ची लेकर घुमा करते थे कि देखिए इसके अंदर बोफोर्स में कहां घोटाला हुआ, वो किसने पैसे खाए, सारी डिटेल है, और फिर जेब में डाल लेते थे। पर पूरे देश में एक मुद्दा बन गया था भ्रष्टाचार, और राजीव गांधी को जो 415 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, माता की हत्याकांड पर पूरा देश उनके साथ जो होता दिखा था, वो अपने बूते बहुमत नहीं ला पाए थे 1979 में। तो क्या वही करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी भी? अब बीजेपी आरोप लगा रही है या पलटवार कर रही है, ये क्या होता है एटम बम, ये क्या होता है हाइड्रोजन बम, विधानसभा चुनाव से क्या लेना? ये थोड़ी हड़बड़ाहट है क्या, खिसियाहट है क्या सत्तारूढ़ गठबंधन में भी कि ये मुद्दा हमें लील लेगा, ये हमें परेशान करेगा? और साथ ही साथ चुनौती दी राहुल गांधी को रविशंकर प्रसाद ने, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, लोकसभा सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कि अरे भाई एफिडेविट मांगा था, हलफनामा मांगा था चुनाव आयोग ने, वो क्यों नहीं देते? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं और वहां हलफनामा दिया तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि अनुराग ठाकुर ने भी यही वोट चोरी के आरोप लगाए, वो विपक्ष पर लगाए, उन्होंने हलफनामा दे दिया क्या? और क्या हलफनामा इसमें देने की जरूरत भी पड़ती है 20(3)B में? खुद जाने माने कानूनविद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रविशंकर प्रसाद, 20(3)B क्या यहां लागू होता है? पर जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो तो ताल तो ठोकी जाती है। कैसे ठोकी गई, पहले उस पर एक नजर। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था, बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसाई भी आप जानते हैं। अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। तो गैर जिम्मेवार हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं या कुछ सवालों के जवाब दरअसल मिल ही नहीं पा रहे हैं? हम गोल गोल घूम रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार में गड़बड़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। बिहार की जनता भ्रष्टाचार का खेल पहचान गई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक कदम और आगे बढ़ गए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो कह रहे हैं बीजेपी आपको वहीं फेंकेगी जहां कचरा फेंका जाता है। संजय राउत कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा ने क्रांति की मशाल जलाई है, हमारे वोट चोरों के सरदार चीन में बैठे हैं। जबकि विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, वो कह रहे हैं लोकतंत्र की डकैती करने वाले जंगल राज का युवराज दोनों का जन्म सोने की चम्मच के साथ हुआ, जो राजनीति को अपनी जागीर समझते हैं। पर यह मामला वोट चोरी का, यह सुप्रीम कोर्ट में भी था आज। दरअसल आरजेडी पहुंची थी, आज आखिरी तारीख है।
नाम जोड़ने या हटाने के दावे का आखिरी दिन आज का दिन। आरजेडी कह रही थी इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फाइनल एसआईआर लिस्ट जारी होने के बाद भी लिस्ट अपडेट होगी, यानी कि इस प्रक्रिया की निरंतरता को रोका नहीं जाएगा। 8 सितंबर को अगली कार्रवाई है, तो यानी कि यहां हां भी है और ना भी। जो बचे भी रह गए अभी उनको और वक्त मिलेगा क्या? चुनाव आयोग के संवैधानिक हक पर, अख्तियारों पर अभी सुप्रीम कोर्ट कोई दबाव नहीं डाल रहा है। लेकिन यहां पर आपको बता दूं कि मतदाताओं की ओर से जो दावे और आपत्तियां हैं 36,475 वो नाम शामिल करने की शिकायतें आई हैं और 2,17,049 ये नाम हटाने की शिकायतें आई हैं। राजनीतिक दलों ने कोई नहीं किया है, सिर्फ सीपीआई एमएल ने कुछ आपत्ति दर्ज की हैं। इसे सत्ता पक्ष मुद्दा भी बना रहा है कि अरे भाई विपक्षी खेमा कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा। ये जो सवाल उठे हैं लगभग 2.25 लाख जो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, ये आम आदमी करा रहा है। तो इसका दूध का दूध पानी का पानी भी होगा क्या, और एक क्लोजर होगा या ये मुद्दा अभी और आगे बढ़ता दिखाई देगा? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, वोटर अधिकार यात्रा किसकी बढ़ेगी वोटों की मात्रा, और एटम के बाद हाइड्रोजन बम जनता किसे करेगी बम बम? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, एनडीए का अहम घटक और बिहार में अगुवाई कर रहा है सत्ता की, अभिषेक झा, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो महेश वर्मा, मतलब ये वोटर अधिकार यात्रा, ये वोट चोरी, क्या वो शको शुबा वो आपने भी उस वक्त कवर किया था? आप गवा रहे हैं वीपी सिंह वो पर्ची लेकर घुमा करते थे कि बोफोर्स में किसने दलाली ली, मैं ये नाम बताऊंगा। देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। वोट चोरी क्या अब ना सिर्फ बिहार, पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनता दिख रहा है क्या, या ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? देखिए संदीप जी, जो भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जिस प्रकार के भी प्रकरण या जिस प्रकार के घोटाले या जिस प्रकार की एक कह लीजिए कि उसको लेकर खुलासा हुआ, ये उस तरह से कोई मामला नहीं है जो आज राहुल गांधी कहीं उस चीज़ को लेकर जो है ये वोट अधिकार यात्रा के तहत जो है कहीं लोगों का जो है कहीं लोगों के आँख खोलने चले हैं, या कह लीजिए कि कहीं लोगों को ये बताना, जताना, समझाना कि देखिए वोट अधिकार यात्रा जो है इसके ज़रिए जो है हम क्या कर रहे हैं, वोट चोरी को कैसे रोक रहे हैं, वोट चोरी का मामला क्या है, वो ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि माधेपुरा में तो बताया था बाकायदा, पूरी की पूरी 1 घंटे से ऊपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब कहां ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान बाकी सब चीजों के बारे में दिया, हाँ। जो स्पेसिफिक सवाल उठाए गए उनका जवाब तो नहीं मिला, या मिला था? बिल्कुल संदीप भाई, मैं कहूंगा कि आपके दर्शकों को ये दिखाना चाहिए। अभी खोलिए इलेक्शन कमीशन का जो एक्स पे यूपी का सीईओ, महाराष्ट्र का सीईओ, हरियाणा का सीईओ जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात की पुष्टि की कि राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए, और ये पत्र है उसके ऊपर,
ना ना, और उसमें ये लिखा हुआ सवाल है का जवाब नहीं राहुल दिया। गांधी ने जो बातें कही, एक्स का वो अकाउंट बिल्कुल- की बात कर दी, मैं- चार मैं मुख्य आ रहा हूं, निर्वाचन, मैं- सुनिए ना, जाने- 4 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बात कर अरे दी। साहब, 7 सुनिए ना, 7 अगस्त को राहुल गांधी ने ये तथाकथित वो बम कहते घूम रहे हैं, वो अपना बम बम होते रहे, उन्होंने खुलासा किया। 10 दिन बाद 17 अगस्त को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार ने दी। ज्ञानेश कुमार ने इन सवालों के जवाब दिए क्या? क्यों नहीं दिए? सवाल तो यहां है। मैं तो कह रहा हूं, उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ चुनाव आयोग ने जो बात कही, और चुनाव आयोग ने साथ में चुनौती दी कि अगर इसके बाद भी आप 1 हफ्ते के अंदर कुछ नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि ये लोकतंत्र चित्त भी विरोधी मेरी बयान था। पटवी, अदालत में चले ये जाएं, अनर्गल अवमानना बयान कर रहे था, थे। अवमानना जो का इंडिया एजेंडे पे अवमानना का केस लगा देना राहुल गांधी पर। हफ्ते में माफी मांगो या हलफनामा दो, भारत नहीं विरोधी दिया राहुल जो- गांधी ने। सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आप हर बात पे कहते हैं ना विपक्ष चला जाए सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग अवमानना का, मानहानि का दावा कर देना चुनाव आयोग राहुल गांधी पर क्यों नहीं कर रहा? 7 दिन बाद बात आई गई, क्यों हो गई? मैं उसी बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कह क्यों रहा हूं, नहीं कर रहे? मेरी चुनाव आयोग से ये मांग है कि वो ऐसा करे। नहीं, क्योंकि वकील ये तो आप व्यक्ति बने जो है घूम रहे भारत विरोधी काम हैं। कर रहा है। रविशंकर प्रसाद ये उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ वकील है, बने घूम या तो रहे ये हैं प्रतिपक्ष- कि एफिडेविट मांगा, या तो ये एफिडेविट नहीं प्रतिपक्ष- दिया। 20(3)(b) में संदीप जी, एफिडेविट मांगने का या तो- अख्तियार ही नहीं है इस मामले या में तो- सुप्रीम कोर्ट को, माफ कीजिएगा चुनाव आयोग को। मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग जो कहना था, चुनाव आयोग की जितनी भी सीमाएं थी उनके अंदर रह के उसको जितना कहना था उसने कहा। लेकिन अच्छा, सब सवाल कह है दिया कि अगर आपको चुनाव आयोग पे इतना भरोसा नहीं है, नहीं, जिस लोकतंत्र के साख पे बैठ के उसी को काटने पे लगे हुए हो, जो चुनाव चोर- आयोग को कोई जवाब जो नहीं आप देना कह रहे होता हो या कि जवाब वोट दे अधिकार दीजिए। एक यात्रा मिनट या वोट चोरी की यहाँ बात पर तो आप कर देश रहे के हो। वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं विनोद अग्निहोत्री, वो बैठे हुए हैं। 17 अगस्त को चुनाव आयोग ने सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, या मैं कहूं लगभग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिवाय इसके कि हलफनामा दो वरना माफीनामा दो। भाई चुनाव आयोग ने महादेवपुरा का तो मसला टच ही नहीं किया। टच ही नहीं किया ना। जो स्पेसिफिक सवाल उठाए गए थे हाँ। उन पर तो बात ही नहीं की। उसने एसआईआर पे बात की, इस पे बात की, और हलफनामा और माफीनामे की बात की। तो हलफनामा भी नहीं आया, माफीनामा भी और नहीं आया। 20(3)(b) में क्या हलफनामा मांग सकता है इस तरह से? वो तो- इस मामले में वो तो ओपी वो रावत तो साहब ने- मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब ने ओपी स्पष्ट रावत कर जो रह चुके हैं, उन्होंने या पीडीटी आचार्य, उन्होंने कह दिया तो है ही नहीं, ये तो मामला ही दूसरा है। दिया। दोनों कानून भी देख, तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं खुद हाँ। रावत साहब, और एक सेक्रेटरी जनरल रहे हैं लोकसभा के, जनरल रहे, और कानून मतलब कानून को जानने वाले हैं। कि 20(3)(b) तो एसआईआर जैसी प्रक्रिया पर हाँ। होता है, चुनावी नतीजों के बाद कोई खुलासा करे उस पर 20(3)(b) लगता ही नहीं। जैसे अब जो एसआईआर हो रही है, हाँ, इस पे हो उसमें जो सकता है अपन- 20(3)(b). इसमें हलफनामा के साथ जो है हाँ। मांगा जाएगा 20(3)(b) गलत तो नहीं कह रहे हैं ना ए के वाजपेयी? उसमें इलेक्शन पिटीशन जानी चाहिए ना माय डियर नहीं फ्रेंड। तो चुनाव आयोग अवमान वो कहते, चुनाव अरे आयोग नहीं देगा प्लीज। अच्छा, नहीं वो कह रहा था या तो माफीनामा मांगो या हलफनामा दो, नहीं पहले एक सेकंड। 7 दिन में करो। चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं देगा एक अगर कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप नहीं जाएंगे। नहीं हाँ, वो मेरा नहीं, ये उसको कहना है। नहीं, चुनाव आयोग अवमानना का मामला दर्ज कर नहीं दे। कर सकता। अच्छा, आई एम सॉरी, नहीं करेगा। कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा। चुनाव आयोग पनिशमेंट कर सकता है, डीबार कर सकता है, वो लॉ में लिखा हुआ है। कंटेम्प्ट अच्छा। का कोई मसला ही नहीं होता। कंटेम्प्ट का मसला नहीं नहीं है। नहीं है। एक सूरत में है जब पूरा ट्रिब्यूनल बैठा हो, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और दोनों, और उसमें कोई ऑर्डर पास किया हो, उसको अगर कंप्लाइंस नहीं होगी देन तो मतलब गोल गोल घूम रहे हैं ना, गोल गोल क्यों? ना सवाल के जवाब देंगे, हलफनामा एफिडेविट की बात नहीं रविशंकर दे प्रसाद सकते। भी करने संदीप लगेंगे। जी नहीं दे सकते। कानून मंत्री भी रह चुके हैं संदीप जी देश नहीं के, दे बड़े सकते, कानूनविद प्लीज। हैं। आप बहुत सीनियर हैं, नहीं अरे दे सकते। तो- नहीं दे सकते एक कॉन्स्टिट्यूंसी का। इलेक्शन पिटीशन इज द आंसर, और उसके अलावा कोई आंसर नहीं है। प्लीज जनता को सही बातें जानने नहीं, एफिडेविट देना पड़ेगा मतलब राहुल गांधी को। एफिडेविट का दूसरी मैं वही तो बात- पूछ नहीं, रहा हूं, वो कह रहे हैं affidavit- एफिडेविट इसलिए नहीं दे रहे, नहीं तो कानूनी आप उसमें ये कह रहे हो कि 20(3) लागू नहीं होता। हमने नहीं होता पिछली बार ना। भी जवाब दिया था कि जनरल लॉ के हिसाब से एफिडेविट दोगे तभी आपकी कंप्लेंट एंटरटेन होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं, इलेक्शन कमीशन की भी नहीं, इलेक्शन पिटीशन की भी तो समय अवधि है ना। 45 तो 45 जब तो आपने जब- मिस कर दिया, नहीं मिस नहीं कर नहीं, दिया। एक सेकंड एक वाह, सेकंड वाह, 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 एक वाह। सेकंड Yes. जब जानकारी पूरे तथ्यों से मिलेगी तभी तो आदमी बोलेगा। वो नहीं, कंडोन लगाइए ना उसमें, कंडोनेशन लगाइए कि मेरी अच्छा। जानकारी में नहीं, वो भी प्रोविजन है। वो ठीक है। लॉ में सब अब चीजें हैं। ना अभी सुनिए ना, एक वो एटम बम जिसे बता रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, उसका मसला तो अभी पूरा सुलझा नहीं,
उसकी तो तहकीकात पूरी हो नहीं पाई। अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, मतलब अटके हुए हैं, सुई अटक गई है वोट चोरी पर ही। संदीप भाई, राहुल गांधी की सुई को अटकना कहना सबसे आसान काम है बाहर बैठ करके, लेकिन राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उस काम को अप्रिशिएट करना बड़ा मुश्किल है, और जो काम कर रहे हैं उस काम को करना असंभव सा है। महादेवपुरा में उस शख्स ने 6,52,000 वोटों में से 1,250 वोट फर्जी, फ्रॉड, डुप्लीकेट या गलत तरीके से 2 नंबरों में उन्होंने साबित किया। चुनाव आयोग चुप है। चुनाव आयोग धमकी दे रहा है, लेकिन यह नहीं कह रहा है कि ये वोट गलत है या सही है। 20% वोट हैं, छोटे मोटे वोट नहीं है, 20% वोट। चुनाव आयोग क्या कह रहा है? कभी वो माता बहनों की इज्जत के पीछे छुप जा रहा है, कभी वो फर्जी बातें कर रहा है। और अभी तो मैं आपको एक खुलासा और करता हूं, जो खुलासा आपके चैनल पर होगा। एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव है, आप भी जानते होंगे, नाम लेके कह रहा हूं। उन्होंने आरटीआई लगाई थी चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग में उन्होंने पूछा कि भाई ये एसआईआर आपने करी, इतनी जल्दी करी, इसके कोई आपने पहले से कोई मीटिंग करी होगी, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए होंगे, कोई फाइल चली होगी इसकी, कुछ ऐसा होगा तो आप हमें दे दीजिए। चुनाव आयोग का जवाब है उपलब्ध नहीं है। दूसरी उन्होंने कहा कि 2003 में आपने एसआईआर की होगी, उसमें भी भाई ऐसा तो हो नहीं कि अचानक से आप जागे, ज्ञानेश गुप्ता जागे कि कहने नहीं अब तो परसों से एसआईआर चालू होगी। कोई नियम है देश में, कोई कानून है। वाजपेयी जी तमाम तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, तो वाजपेयी जी बताएंगे कि ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में उन्होंने कर दिया कि नहीं साहब कल से एसआईआर। उसकी कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगी, बिहार सरकार से उन्होंने मांगा होगा, बिहार सरकार से उन्होंने नंबर मांगे होंगे, कितने बीएलओ होंगे, कितने बीएलए होंगे, कैसे करेंगे, कौन सी सुरक्षा व्यवस्था होगी, क्या बंदोबस्त होगा, कितना आपका डीएम कितना है, कितना, कोई ना फाइल तो होगी ना। तो उन्होंने रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ये मांगा सर आरटीआई के जरिए, जवाब आया उपलब्ध नहीं। उसके बाद एक सज्जन भारतीय जनता पार्टी के कहने लगे कल मुझसे, कहने लगे साहब चुनाव आयोग आरटीआई में आता ही नहीं। मैंने खोल के दिखा दिया कि साहब ये तो आरटीआई में आता है। ठीक है ना। आप इस चीज को देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जहां पर चुनाव आयोग जवाब देने की जगह अब नरेंद्र मोदी सरकार से कहता है कि साहब कानून बदल दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून पहले आपके सामने है, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया गया कि 45 दिन तक रखेंगे, बाकी टाइम नहीं रखेंगे। कागज के बैलेट बॉक्स 5-5 साल तक रखे रहते पर एक ही मुद्दों से, एक ही मुद्दे पर निर्भर होना, ये जो फैसिनेशन है राहुल गांधी की। मैंने यूं ही नहीं सवाल पूछा कि सुई अटक जाती है, रफाल पर सुई अटक गई, अब यहाँ पर वोट चोरी पर सुई अटक गई, पूरी थाली सजी हुई है बाकी मुद्दों की। आरजेडी वाले परेशान सर खुजलाते हुए घूम रहे हैं कि ये सर ने हमारा सरदर्द, हमें सरदर्द दे दिया है। एक ही मुद्दे पर चिपक गए हैं क्या? और इससे बाकी मुद्दे दरकिनार हो रहे हैं क्या सुरेंद्र राजपूत? नहीं सर, मैं आपको बताऊं, सारे मुद्दे उठेंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाने से बड़ा अगर कोई मुद्दा हो, मैं आपके सदन में बैठा हूं और यहां पर 6 के 6 लोग हैं, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूं, मैं आपसे भी पूछता हूं कि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो बाकी मुद्दों के साथ में मुसोलिनी, हिटलर या क्या नाम ईदी अमीन को बना करके, सद्दाम हुसैन को बना करके आप करोगे क्या, जब आपके अधिकार ही खत्म हो जाएंगे? सबसे पहला मुद्दा तो आपके अधिकार का है ना सर। तो जब आप अगर यहां पर कोई हिटलर बन जाए, कोई मुसोलिनी बन जाए, या कोई, ये हाइड्रोजन बम कब फूटने वाला है? एक मिनट, अब आप एक एक करके वही बात है। हाँ। ये तो ये जल्दी फूटेगा। उन्होंने अभी डेट नहीं बताई राहुल गांधी जी ने, क्योंकि डेट बताएंगे तो भाई लोग ले उड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, अभी आपको फिर से मैं एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी सारे मुद्दों को साथ, बेरोजगारी को भी साथ में रखेंगे, भ्रष्टाचार को भी। एक एक दिन में 6-6 पुल गिरते हैं। भ्रष्टाचार की ये पोजीशन है, अचेत है मुख्यमंत्री, इस पर भी बात आएगी। बात इस पर भी आएगी कि बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। बात इस पर भी आएगी क्या नाम बीपीएससी के बच्चों को कैसे रोज लाठियां मारी जा रही है। बात इस पर भी, अग्निवीर पर भी आएगी। बात बहुत सारे मुद्दों पर आएगी। लेकिन आज की डेट में हमारी और आपकी और पूरे देश की एग्जिस्टेंस का सवाल है। उस एग्जिस्टेंस के ऊपर जिस तरीके से महादेवपुरा में हमने निकाला और अनुराग ठाकुर ने 6 लोकसभा में निकाला, उन्होंने भी कहा कि 12 लाख वोट फर्जी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लाख वोट फर्जी। तो हम तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी एग्जिस्टेंस का मुद्दा है उसको पहले उठाएंगे, और चुनाव आते आते, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, चुनाव आते आते हम बाकी सारे मुद्दों को भी उठाएंगे। और रही बात आरजेडी की या कांग्रेस पार्टी की,
हमारी बिहार की इकाई हो, देश की इकाई हो, सब एक मत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर राजकोट तक आज की डेट में मैं एक वोट आंकड़ा चोरी के दिखा मुद्दे रहा हूं, लगातार हो रहे हैं। सुरेंद्र आपको भी मालूम राजपूत, होगा, किस गुजरात पार्टी में भी की जो- तरफ से कितनी शिकायतें की गई हैं। कांग्रेस सबसे ऊपर, एक भी आपने शिकायत नहीं की। ये सब निजी शिकायतें कर रहे हैं, आप सड़क पर उतरे हुए हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं, शिकायत भी नहीं कर रहे। और वैसे कहते हैं हमने 79 लाख वोटों में गड़बड़ झाला हुआ है, इसकी शिकायत की है, जिसको चुनाव आयोग ने कहा सही फॉर्मेट में सही तरीके से आपने शिकायतें दर्ज नहीं की। हाँ, मैं बता उसका भी जवाब देता हूं। सर, हमारे बीएलए जो हैं शिकायतें लेकर के गए और बीएलएस को वहां पे बीएलओज ने और अधिकारियों ने कहा कि नहीं साहब, हम इंडिविजुअल आदमी की शिकायतें इंटरटेन करेंगे। तो हमारे बीएलएस ने कहा फिर बीएलए पार्टीज के क्यों होते? उन्होंने हमारी शिकायतों को इंटरटेन नहीं किया। तो हमने क्या किया, उन सारी शिकायतों को कलेक्ट करके ना सर, हमने जो है जिला अध्यक्ष के माध्यम से भेजा। अब जब जिला अध्यक्ष के माध्यम से हम भेज रहे हैं, कह रहे पत्र में नहीं स्वीकार करेंगे। यही तो चुनाव आयोग का दोहरापन है, यही तो चुनाव आयोग अरे की भाई, जो कोई एक नीति है, जो तरीका होता है, आज की एक डेट में जब फॉर्मेट चुनाव होता है, आयोग फॉर्मेट RTI में को तो जवाब करेंगे नहीं ना। दे। आप शूट एंड स्कूट थोड़ा कर सकते हैं कि भाई जो आप कहें वही सही। तो एक तरीका है, उस तरीके में तो आपको देनी पड़ेंगी ना शिकायतें। नहीं, हमने उसी तरीके में दिया। हम आपको प्रमाण दे सकते हैं कि हमारे बीएलएस ने उसी फॉर्मेट में दिया। उस फॉर्मेट को बीएलओज ने और वहां के लोगों ने लेने से मना किया, बाकायदा मना किया, तब हमने उसको दूसरे फॉर्मेट में दिया। पहले तो उन्होंने कहा बीएलओज ने हमारे बीएलएस को कि साहब आपको हम इंटरटेन इसलिए नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल शिकायतें होंगी, पार्टी से शिकायतें नहीं ली जाएंगी। ये बात बीएलओज ने एक जगह नहीं कही। फिर हमने उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजा है, जिसकी संख्या 79 लाख आती है। तो मतलब आप इस चीज को दरअसल लेकर के एक मिनट मैं समझ गया आपकी बात। अभिषेक झा, यहां जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि वोट चोरी भी कर रहे हो और सीनाजोरी भी, एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, शिकायतें दर्ज होती हैं उनको दरकिनार कर दिया जाएगा, सवाल उठाए जाएंगे उनका जवाब नहीं दिया जाएगा, एफिडेविट सिर्फ राहुल गांधी से मांगा जाएगा, अनुराग ठाकुर भी वैसे आरोप लगाएंगे, उनके हलफनामे की कोई चर्चा नहीं करेगा, चोरी भी सीनाजोरी भी। कोई अगर सो रहा हो संदीप जी, उसको जगाना आसान होता है, कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। झगड़े का जवाब होता है, रगड़े का कोई जवाब नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी, हमारे विपक्ष के सभी साथी जबरदस्ती उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये बात समझ से परे है कि उनकी लड़ाई बिहारियों से है, चुनाव आयोग से है, हमसे है, किनसे है, आपसी प्रतिद्वंदिता है। आखिर हो क्या रहा है उनके अंदर? क्योंकि इतने कंफ्यूजिव बयान हैं और इतने डिलैपिलेटेड चीज़ें हैं कि सब कुछ समझ से परे है। भाई, चुनाव आयोग ने आपत्ति का एक समय दिया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, फैसला नहीं ऑब्जर्वेशन आता है और ये कमांड आता है एक तरह से कि और समय वो तो हफ्ते भर पहले आया ना। देखिए ना थोड़ी क्रोनोलॉजी, एक सेकंड अभिषेक एक सेकंड, क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। और ये दर्शकों को जो बिहार से नहीं भी हैं उनके सामने भी क्रोनोलॉजी रखने की जरूरत है। वो क्या है भाई, 25 जून से 25 जुलाई ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। 1 अगस्त से 1 सितंबर आपत्तियां आप अपनी दर्ज करा सकते हैं। लड़ाई की आधार पहचान होगा या नहीं होगा, वो तो हफ्ते भर पहले कहा कि आधार को भी 11 दस्तावेजों के साथ पहचान मानो। ये तो हफ्ते भर का टाइम मिला ना, महीने भर का टाइम थोड़ा मिला जिनके नाम कट गए। तो ये तो बड़ा कन्वीनियंट लॉजिक हो रहा है। आदमी को कहो भागते दौड़ते करो काम, 1 हफ्ते में कहां से कर देगा? 3 हफ्ते तक तो वो ऐसे ही घूम रहा था कि भैया मैं करूं तो क्या करूं। क्या ये सहयोग हो रहा है, ये वोटर की सहूलियत में हो रहा है या उसे परेशान किया जा रहा है? संदीप जी, मैं ऐसा मानता हूं, हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि हर जो प्रक्रिया है वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, वोटर्स के लिए फ्रेंडली होनी चाहिए। कहीं कोई त्रुटियां, कमियां, गड़बड़ियां हैं, चुनाव आयोग के लोग सक्षम है इसका जवाब देने में और सारे प्रावधान करने में। हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं, ये सरल जेन्युइन वोटर का नाम, सुविधाजनक प्रक्रिया निभाई गई क्या? मेरा सीधा सवाल है। 1 हफ्ते पहले ही तो पता लगा कि भाई आधार भी अब पहचान मानी जाएगी। पहले तो बोले कि नहीं, कानूनी बाध्यता नहीं है, हम नहीं मानेंगे आधार को पहचान। हम भी संदीप जी हम भी
इस बात को समझते हैं और हमने भी इस बात को कहा है कि जब किसी भी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय या फिर उससे ज़्यादा समय मिलता है तो चीज़ें बड़ी सहूलियत से हो पाती हैं। लेकिन चुनाव आयोग एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है, उन्होंने जो फैसला किया, स्वायत्त और संवैधानिक होने का मतलब ये थोड़ा है कि आप जैसे चाहेंगे आदमी को, आम आदमी को परेशान करने के लिए थोड़ा आपको स्वायत्त और संवैधानिक अधिकार दिए, तो कोर्ट आप अपने मन की थोड़ा करने लगेंगे वहां पर। संदीप, ये समझना हमको ये है कि नहीं संदीप जी, एक मिनट रुक जाइए। हमको ये समझना है कि कोई दिक्कत और परेशानी हो रही है तो वो इंटेंशनली हो रही है कि अनइंटेंशनली हो रही है, इसकी तह तक जाना भी जरूरी है। हमारे विपक्ष के साथी इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि चुनाव आयोग बायस्ड है और हमको नुकसान पहुंचाएगा। अगर ऐसा है तो फिर चुनाव काहे लड़ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग सिर्फ हमारी मदद करेगा, भी मेरी पट भी मेरी, वो राहुल गांधी ने कहा, तेजस्वी ने कहा चुनाव बहिष्कार भी कर सकते हैं। और ये तो डर गए, ये तो डर गए, ये तो लोकतंत्र में ही विश्वास नहीं रखते। गधे के ऊपर बैठ जाओ तो निरीह प्राणी को परेशान कर रहे हो, साथ चलो कि बेवकूफ आदमी है कंधे पर बिठा लो। ये तो बचपन में पढ़ाया था ना हमें टीचरों ने। संजय जी, आपने सुनिए, आपने किसी बच्चे को जिद करते भी देखा होगा। आफ्टर ऑल यू आर अ पेरेंट, तो आप समझते हैं कि कोई बच्चा जिद कैसे करता है। तो इनकी जो बातें हैं वो जिद के समान है और समझ नहीं आता है कि भाई एसआईआर होना चाहिए, अगर हो तो भी दिक्कत, ना हो तो भी दिक्कत, ऐसा हुआ तो भी दिक्कत, वैसा हुआ तो भी दिक्कत, कुल मिलाकर दिक्कत अंत तक रहेगी ही। आप मैं चुनाव आयोग बच्चे की जिद, वो तो मैं सवाल अभी पूछ लूंगा, आपने आरोप लगाया, पर वो माँ बाप भी और अभिभावक, आजकल अभिभावक की बड़ी चर्चा हो रही है, वो भी बच्चों की बात सुनने से इनकार भी कर देते हैं क्या? सुनना होता है ना, माँ बाप भी तो सुनेंगे ना बच्चों की। जिन्होंने भी इनकी बात कहां सुन रहे हैं? चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, हलफनामा नहीं दे रहे हैं। भाई सुनना और मानना अलग अलग है। अनुराग ठाकुर से मांगा, हलफनामा मांगा, अनुराग ठाकुर तो ये तो सिर्फ एक लोकसभा की बात कर रहे हैं, वो तो एक ही दिन में 6 लोकसभा का पूरा एनालिसिस करके लेके आ गए, एल्गो एनालिसिस। आरोप तो उन्होंने भी यही लगाए ना, कानून ना मुझे बताइए, ज्ञानेश कुमार ने जो ज्ञान दिया कि राहुल गांधी वोटरों का अपमान कर रहे हैं वोट चोरी कहकर, तो अनुराग ठाकुर क्या कर रहे थे? वो तो बाकायदा 6 लोकसभा सीटों का ब्यौरा दे रहे थे। ये तो हम क्या करें, राहुल गांधी जी के मसले पर चर्चा करना बंद कर दें? अच्छा, अनुराग ठाकुर पर नहीं बोलेंगे? तेरी अच्छाई मेरी अच्छाई, वो कंपैरिजन ना पक्ष ना विपक्ष, हम सबके समकक्ष, ये बोले थे ना, ज्ञान दिया था ना ज्ञानेश कुमार ने, वो सबके समकक्ष है। आपको बता, आपको याद होगा संदीप जी, अभी एक वीक पहले हम लोग डिबेट कर रहे थे, उनके बयान पर डिबेट कर रहे थे। जो मेरी लाइन थी, मेरी पार्टी की समझ थी, मैंने आपके समक्ष रखा था। हमारा ऐसा मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल ऐसे व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हों, जिनके बोलने से फर्क पड़ता है समाज में, उनको नाप तोल कर बोलना चाहिए, तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए। ये वोटर यात्रा के साथ जाए, सिरदर्द बन गई है सर, आपका सिरदर्द बन गई है क्या अभिषेक? सीधा सवाल है। कोई सरदर्द नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ और उसके साथ तेजस्वी यादव जी की उम्मीदों, महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं और आगे बढ़ने की जो नीयत है, उन सब का समापन राहुल गांधी जी ने कर दिया। मैंने आपके स्टूडियो में बैठ के कहा था कि राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव जी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 100% सिलेबस मत पढ़ो, 100% सिलेबस के बजाय 2-3% सिलेबस में उलझे रहो, हमको नेता मानो और हमारी अपने एजेंडे पर चलवा रहे हैं, बाकी मुद्दे गौण हो गए क्या? ये चिंता है क्या? ये दूसरी बार चिंता जाहिर कर रहे हैं अभिषेक झा, कंचना, अपने मुद्दे के चक्कर में आपके मुद्दों को उनकी तिलांजलि देने पर मजबूर कर दिया क्या आप लोगों को? देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं 3 बातें और ऐड करना चाहूँगी। ये कह रहे हैं कि हमारे बीएलए सही फॉर्मेट में फॉर्म ही नहीं जमा किए, तो क्या एसआईआर सही फॉर्मेट में हुआ है? चुनाव आयोग बताए कि एसआईआर कैसे हुआ है। उन्होंने जो कहा था कि ऐसे बीएलओ जाएंगे, अपलोड होंगे, ये डॉक्यूमेंट होगा, मतलब इतना वेरीफाई होगा, आपने तो सीधे आंकड़े जारी कर दिए। हमने 100% फॉर्म ले लिया, हमने 99% जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, यही ना आपने कहा। आपने क्या सही फॉर्मेट में एसआईआर करवाया है? दूसरा, मैंने पहले भी आपके चैनल पर आपके डिबेट शो में बोला था संदीप जी कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो पारदर्शी तरीके से बिहार में चुनाव हो, जो कि अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए है वो मुद्दा, और इसीलिए अभी भी नहीं दिख रहा, जरूरी था बिहार। अब तो आधार को पहचान मान लिया, सारी अलग से लिस्ट, मतलब क्या
हार की सुगबुगाहट पहले से ही महसूस होने लगी। लग रहा था वोटर अधिकार यात्रा पर निकलेंगे, वोटों की मात्रा बढ़ा देंगे। थोड़ी मायूस हो गई क्या कंचना? नहीं संदीप जी, सबसे पहले तो क्या इलेक्शन कमीशन बस झूठ बोलने के लिए है, धमकी देने के लिए, और जैसा कि वाजपेयी जी कह रहे थे पनिश करने के लिए है क्या? अरे साफ साफ आंकड़े देना पब्लिक के बीच में। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि हाँ हम टाइम बढ़ाएंगे जब तक नॉमिनेशन होगा, दावे और आएंगे, और हमने लाखों किए हैं। हमारे बीएलए लाखों शिकायतें की हुई हैं, आपने वहां पर रिसीविंग नहीं दी हुई, और कोर्ट में जाकर आप झूठ बोलते हो सीधे सीधे कि हमने कोई कंप्लेन नहीं किया हुआ है और ये इंडिविजुअल कंप्लेन है। तो इस तरीके से जो झूठ का पुलिंदा एक तरीके से इलेक्शन कमीशन बांधी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो सोच रही हूँ हमारी पार्टी भी बार बार पूछ रही है कि नीतीश कुमार जी कहां पर है, बताइए। पर सुप्रीम कोर्ट के सामने 8 तारीख को भी, आज तो 1 तारीख है कंचना, एक सेकंड सुनिए ना, 8 तारीख को भी सुनवाई होने वाली है, और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा है कि फाइनल एसआईआर लिस्ट जारी होने के बाद भी लिस्ट अपडेट होगी। तो आप भरोसा करने को तैयार क्यों नहीं है? या ये हाँ ना के बीच में कुछ रायता, ये आशंकाएं दूर नहीं हुई है, ये फैल रहा है रायता? हम भरोसा किस बात पे करें संदीप जी, आप बताइए। क्या हमने इनको लिख कर मांगा था या बिहार की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मांगा था आइए 2 महीने पहले हमारे यहाँ आप सिरदर्द बन जाइए, हमारे यहाँ एसआईआर करवाइए? हमारे मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं वो तब से चुप है, ना वो पक्ष में बोल रहे हैं ना वो विपक्ष में बोल रहे हैं। है कहाँ मुख्यमंत्री जी? उनको आना चाहिए ना, जो प्रदेश संभाल रहा है। मुख्यमंत्री जी को प्रदेश ढूंढ रही है कि इतना बड़ा प्रोसेस हो गया, वोटर अधिकार यात्रा निकल गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस पे जाकर अटैक हो गया, कहाँ है मुख्यमंत्री जी? लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में। और जहां तक मुद्दों की रही बात संदीप जी, आपने 16 दिन जो हमारी रैली चली, यात्रा चली है, 16 दिन जो तेजस्वी जी जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर भी बोले हैं। ये पारदर्शी तरीके से चुनाव हो इसलिए यात्रा जरूरी था, लेकिन जो चुनाव होगा वो रोजगार पर होगा। हमने पहले भी कहा 7 करोड़ 20 लाख लोगों के पास तो वोटर आईडी है ना, उनको भूल गए आप? उनको भूल गए क्या? 65,64,000 में ही अटके हुए हैं, उनमें से लोग मरे भी होंगे, विस्थापित भी हुए होंगे, डुप्लीकेसी भी होगी। 7 करोड़ 20 लाख की बात नहीं कर रहे। देखिए संदीप जी, हम उनको नहीं भूल गए, और हम उनको कैसे भूल सकते हैं, लेकिन हम यह भी नहीं भूल सकते हैं ना कि अगर किसी का वोट कट जाए, हम यह भी नहीं भूल सकते हैं कि किसी का वोट कट जाए और हम चुपचाप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, तो हम किस लिए विपक्ष में हैं? सत्ता पक्ष तो इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष हो, सारी मशीनरी एक ही भाषा में बोल रही है, तो हम विपक्ष भी उसी भाषा में बोलने लगे तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? संदीप जी आप यह बताइए। आप 2 महीने के अंदर पूरी जनता को परेशान कर देते हो। आप चाहते हो कि बिहार के असली मुद्दे जो है गौड़ हो जाए, क्या जरूरत थी आपको? आपको जो तो आप क्या ट्रैप में फंस गए? अगर मैं आपके आरोपों को सत्य ही मान लूं सिर्फ चर्चा के लिए, तो आप उनके जाल में, उनके झांसे में फंस गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्सपोज होना जरूरी था, क्योंकि ये हर तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में किया, इन्होंने हर राज्य में करने की कोशिश की, और एसआईआर की जो इन्होंने कराने की प्रोसेस की, उसके माध्यम से खुद इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गई। लेकिन इसके चलते हम जनता के वोट कटने नहीं देंगे। और एक बात और याद दिला दूं संदीप जी कि पिछली बार जब इलेक्शन 2020 में अनाउंस हुआ था, उसके बाद मुद्दे रोजगार के और सब बने थे, और यहाँ तो हम बहुत पहले से माई बहन मान योजना हो या पेंशन स्कीम हो, पहले से ही आपने महाजंगल राज हो, हम तो सब बोल रहे हैं। एजेंडा विपक्ष सेट कर रहा है सत्ता पक्ष में, इसीलिए झुंझलाहट भी है, थोड़ी खिसियाहट भी है। एक ही वाजपेयी, हताशा तो दूसरी तरफ है ना, निराशा है, हताशा है। वो तो सड़क पर घूम रहे हैं, आप सड़क पर कहाँ हैं? आप तो गायब हैं। किस लिए घूम रहे हैं? हाँ, एसआईआर, हाँ, एक ही मुद्दा उठाया उन्होंने, एसआईआर। एसआईआर से आगे बात जाती है कि वोटर का अधिकार जाएगा तो राशन भी जाएगा, रोजगार भी जाएगा, बाकी चीजें भी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट उस पर ठप्पा लगा देगा कि एसआईआर ये सही हो रही है, सही प्रक्रिया है, और जो कमियां थी वो सुप्रीम कोर्ट डे बाय डे दूर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार डंडा चलाया, आधार को पहचान बनाया, अलग से लिस्ट देनी पड़ेगी 65,64,000 वोटरों की जिनके नाम डिलीट हुए हैं। फुल स्टॉप कॉमा की गलतियां थी, तो सुप्रीम कोर्ट ठीक कर रहा है, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, इलेक्शन कमीशन को भी एतराज नहीं है। नहीं, पर ये एसआईआर की, एक सेकंड, जो सुरेंद्र राजपूत ने बात की, वो आपके लिए मैंने सवाल बचाया हुआ था कि आरटीआई, रिपोर्टर्स कलेक्टिव कोई आरटीआई करता है और पूछता है कि भाई चुनाव आयोग आपने ये फैसला कब लिया, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स क्या हैं, किसने फैसला लिया? नॉट अवेलेबल, उपलब्धि नहीं है। कब किया गया, किसके साथ किया गया, उपलब्धि नहीं है। आंसर इज अवेलेबल अंडर द लॉ इटसेल्फ। क्या? आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लीजिए, जिसमें पावर आई उसको।
उसके बाद सेक्शन 21 मतलब वो नहीं बताएगा। एक सेकंड उपलब्ध नहीं है कह रहा है। ना, कोई मिनट राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? सूचना अधिकार का मतलब क्या हुआ? बात तो सुन लो, बात तो सुन लो ना। जब आर्टिकल में पावर मिली हुई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल में पावर मिली हुई है, सीईसी को एक सिंपल ऑर्डर निकालना है कि एसआईआर विल कमेंस फ्रॉम दिस डेट। ये नहीं बताएंगे किससे बात की, वो तो उसमें राजनीतिक। अच्छा, एलजेपी को बुलाया था, आप तो 2 बार गए। एसआईआर शुरू करने से पहले आपसे सलाह मशवरा किया था? ईमानदारी से बताना। मैं वही जवाब दे रहा हूँ। 5448 मीटिंग की है इलेक्शन कमीशन ने। एक सेकंड, वही बात। एसआईआर को लेकर कोई मीटिंग की क्या और तारीख बता दो। अभी मैं ब्रेकिंग न्यूज चलाता हूँ। बताइए, मैंने अभी क्या कहा? आप मुझे ये आंकड़ा मुझे पता है, 5448 कर दिया और 28 नाउ जस्ट सी, अगर मेरे पास पावर है 324 की, फिर अगर एसआईआर कभी भी एसआईआर के लिए कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताइए, एसआईआर को लेकर एलजेपी रामविलास पासवान गुट से कोई बैठक की चुनाव आयोग ने? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। बताइए। एसआईआर के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ तो सरासर झूठ बोल गए ज्ञानेश कुमार। उन्होंने कहा हमने राजनीतिक दलों से बात की थी। एक सेकेंड, मैं भी वो 5448 फिर वही बात, एसआईआर को लेकर बात की क्या? करिए, देखो वो उनकी और बातों से लेकर एसआईआर की सहमति कहां से आ गई? संदीप जी, द सेम स्टेट वाज गिवन बाय ज्ञानेश गुप्ता। हम जब डेलीगेशन लेके गए, ये फिगर उन्होंने दी कि 5000 एसआईआर को लेकर आपसे बैठक की। आप देखिए, आप जवाब देता हूं, उसको दूसरा जवाब सुनिए। हम डेलीगेशन गए, मैंने जानबूझकर एसआईआर छेड़ा। मैंने कहा ये एसआईआर हो रहा है और हमारा वोट वो नदी के तलहटी में रहता है, बाढ़ में डूब जाएगा, कैसे होगा? तो उन्होंने बकायदा एक एक चीज का जवाब दिया। फिर आप देखो, जंपिंग द गोल पोस्ट, स्पेसिफिक रेजुलेशन नहीं था। एसआईआर करवाएंगे हम मन बना रहे हैं बिहार में एसआईआर करवाने के लिए। क्या सर्वदलीय बैठक हुई आपसे सलाह? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरूरत है या नहीं उसको छोड़ दो, आपसे बात नहीं हुई ना? बिल्कुल हमसे बात हुई, जो हमने की। एक मिनट अभिषेक झा, आपसे बात हुई थी क्या? जेडीयू से कोई सलाह ली गई थी एसआईआर शुरू करने से पहले? सलाह की जरूरत ही नहीं। सुरेंद्र राजपूत, आपसे बात हुई थी क्या? अभिषेक झा चले गए हैं, तो सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस से कोई बात हुई थी क्या? बिल्कुल कोई बात नहीं हुई, ना कोई लिखा पढ़ी में बात हुई, ना कोई मौखिक बात हुई। और मैं तो वाजपेयी जी को क्या नाम एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल से, चुनाव आयोग अगर सुन ले तो, कि भाई सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को डिफेंड करना आसान है, आपके शो में डिफेंड करना मुश्किल है। 10-20 करोड़ रुपए कम से कम चुनाव आयोग वाजपेयी जी को दे, यहां पर मुआवजा इनको कम से कम इनके वकालत करने। क्या बात है? सच बात यह है कि ये मैं कहता ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। वाजपेयी जी कितना बचाओगे? कुछ नहीं दे रहे हैं वो चुनाव आयोग वाले आपको, और आप उनकी तरफ से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। चलिए मुद्दे पर रहते हैं। अरे भाई आप बताओ, ठीक है, हो गया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ना मैं किसी को बचा रहा हूं। जो ट्रू फैक्ट्स हैं, जो हालात हुए, वो मैं रख रहा हूं। एसआईआर पर कोई बैठक नहीं हुई ना? मैं तो कहा नहीं है, ना जरूरत है, ना हुई है। मिनट्स का बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्यों बताएंगे? अच्छा, नहीं बताएंगे। टेक्निकल है। एक मिनट, आप कह रहे हैं क्यों बताएं? टेक्निकल है, टेक्निकलिटीज छोड़ी। अरे भाई, लोकतंत्र के ठेकेदार आप, प्रहरी, पहरेदार, और आप नहीं बताओगे अगर कोई चोरी का आरोप लगा रहा है कि भाई ये तो हमने आपकी सहमति से पूरी प्रक्रिया करवाई। भाई वाजपेयी जी तो नुक्ताचीनी कर रहे हैं तकनीकी। हाँ। सवाल ये है, कुछ कन्वेंशंस भी होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर चीज लिखी जाएगी, बैठक बुलानी पड़ेगी या ये बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, चुनाव आयोग एसआईआर कर सकता है, उसकी पूरी प्रक्रिया तो होगी ना। एसआईआर भी नहीं, आईआर का एसआईआर का भी अब वो लंबी डिबेट हो जाएगी। मतलब वोट रिवीजन कर सकता है, जैसे 2003 में एसआईआर नहीं हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन आईआर हुआ था। तो अब लेकिन उसमें उसकी प्रक्रिया तो होगी। आप अनऑफिशियली, अनौपचारिक तौर से बात करेंगे, नहीं क्या सलाह मशवरा नहीं करेंगे? यकायक 22 साल बाद आपको याद आ रहा है एसएसआर, स्पेशल समरी रिवीजन, आपने 6 जनवरी इसी साल खत्म की बिहार में, अब ये करने की नौबत क्यों आई? सलाह मशवरा तो किया होगा, सलाह मशवरा किया होगा आपस में। कुछ जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए होंगे, संबंधित राज्य के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए होंगे, सब प्रक्रिया तो की गई होगी। ये थोड़ी है कि फोन कर दिया था एसआईआर करो, एक तरीका होता है भाई। तो वही तरीका तो पूछा है आरटीआई में, नंबर 1।
और दूसरा जो 5000 मीटिंगों की बात कर रहे हैं वही बता दें कि भाई किस किस साथ मीटिंग हुई है। तो यही तो पूछा जा रहा है कि आपने किया क्या आरटीआई में। अब वो अनुपलब्ध बता रहे हैं तो फिर पारदर्शिता कहाँ रही? जो ट्रांसपेरेंसी की बात डेमोक्रेसी में की जाती है बार बार। पर ये मुद्दा, क्योंकि आप ही ने ब्रेक में और मैंने इसीलिए उसका जिक्र भी किया, वीपी सिंह की पर्ची और ये वोट चोरी ये आपस में जुड़ते हैं, ये क्या अखिल भारतीय स्तर पर, बिहार ही छोड़िए उसकी गूंज आ रही है, या दरअसल ठीक है जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है उसको क्या परेशानी? 7 करोड़ 20 लाख तो है ना। नहीं देखिए, इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो ये है कि जिसका वोट कटा या जुड़ा, जिसका वोट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, जिसका कट गया, गलत तरीके से कट गया, उसको ये पिछला सवाल लीजिए, पीसीआर बनाए रखिए उस सवाल, वो परेशानी होगी उसको। हाँ। लेकिन ये एक जैसे वीपी सिंह का बोफोर्स वाला था ना मामला, हम लोग तो कवर कर रहे थे, अभय जी भी को भी ध्यान होगा और वाजपेयी जी भी उस समय वीपी सिंह के ही साथ थे। वो पर्ची निकालते थे कि इसमें डिटेल है। अब बोफोर्स तो पिछला सवाल लीजिए भाई, ये आम आदमी को मतलब नहीं था, लेकिन एक अवधारणा बन गई कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। अब यहाँ पर सतीश भट्ट हैं, मोहाली वासी हैं, वो ये कह रहे हैं जीते कोई भी बिहार में, पर वोट चोर गद्दी छोड़ नारा सरकार और चुनाव आयोग के लिए गले की हड्डी बन गया है। वही तो कह रहा हूँ कि जब उस वक्त बोफोर्स चोर का नारा लगता था और वो गांव-गांव घूमने लगा नारा, और वो पर्ची बीपी सिंह की, तो एक अवधारणा बन जाती है। वो पर्ची का पर कभी खुलासा नहीं पर्ची हुआ। के ये वोट चोरी का भी कभी पूरा खुलासा हो पाएगा क्या? उस पर्ची का तो खुलासा आज तक हुआ नहीं। नहीं, वोट चोरी का भी पूरा खुलासा होगा क्या? महादेवपुरा के या तो सारे आंकड़े चुनाव आयोग दे दे काउंटर करने के लिए। भाई देखिए, वोट चोरी का खुलासा देखिए, ना हलफनामा हुआ ना माफीनामा हुआ, तो क्या हुआ? भाई चुनाव आयोग, मैं तो बार बार कहता हूं कि चुनाव आयोग, राहुल गांधी कुछ नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने जो तथ्य दे दिए उन तथ्यों के जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करते, क्या दिक्कत है इसमें? कि ये भाई वोट लिस्ट की गड़बड़ी है वो हम ठीक कर लेंगे, वोट चोरी कोई मसला ही नहीं है, उसको एड्रेस करें इस तरीके से। जो उन्होंने गिनाया कि इधर 36,000 वोट ऐसे, 40,000 ऐसे, 1,250,000 वोटों का जो उन्होंने बताया पूरा, तो ये चुनाव और सूत्रों के हवाले से आता है या मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी का जवाब देगा? अरे भाई 17 अगस्त को आप आए थे, पूरा जवाब दे देते। क्योंकि ये आरोप, देखिए ये आरोप किसी रास्ता चलते व्यक्ति ने नहीं लगाया है, एक ऐसे व्यक्ति ने लगाया जो एक राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े नेता है और संवैधानिक पद है, नेता प्रतिपक्ष है। तो अगर वो आरोप लगाया है तो उसका तरीका तो यही है पारदर्शिता का कि आप खुद जांच करा करके और दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए उन सारे फैक्ट को जो उन्होंने मुद्दे उठाए, खत्म बात, और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जितना आप उस पर बचाव डालेंगे वही है। मुझे बोफोर्स इसलिए याद आ रहा है कि राजीव गांधी की सरकार थी, उनका मैंने दलाली नहीं ली है, मेरे परिवार ने दलाली नहीं खाई है, मेरी पार्टी ने दलाली नहीं खाई है, तो ये विकास भट्ट भी हैं हमारे दर्शक इंदौर वासी। अबे भाई ये कह रहे हैं पटना में अंबेडकर जी की प्रतिमा तक क्यों नहीं जाने दिया गया, रैली क्यों नहीं करने दी गई? जनता सब समझती है। ये लड़ाई थोड़ी और बढ़ रही है क्या? और सत्ता पक्ष हमलावर तो है, पर कहीं ना कहीं डिफेंसिव भी होता दिख रहा है क्या कि भाई वोट चोरी अब वो संविधान से भी जुड़ेगा? अंबेडकर की प्रतिमा में बाद में माल्यार्पण करने की तो इजाजत दी, पर वहां से रैली संबोधित करने की इजाजत नहीं दी गई। देखिए, राहुल गांधी तो अपनी हर स्पीच में वो संविधान की लाल किताब दिखाते हैं, तो वो तो इस मसले को संविधान से जोड़ रहे हैं। उनके लिए ये मसला राजनीतिक है और दुधारा है। इसकी एक धार बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है और एक धार राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हुई है। जो मेरा अपना मानना यह है कि ये 2029 तक चलेगी या अगले लोकसभा चुनाव तक चलेगी किसी न किसी रूप में। अब वो कह रहे हैं हाइड्रोजन बम फूटेगा, मेरी जहां तक सूचना है वो हाइड्रोजन बम है हरियाणा चुनाव के बारे में। अब उनकी जो आंकड़ा विज्ञानियों की टीम है वो हरियाणा चुनाव की वोटर लिस्टों में उस जमाने की जो थी जिसके आधार पर चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें लगी हुई है और वो बड़े पैमाने पर ऐसे तथ्य जमा कर रही है जिनके जरिए वो बताने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा चुनाव चुराया गया है, वो चुनाव भी ईमानदारी से नहीं जीता गया है। तो एक तो उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में बात कही, एक कर्नाटक लोकसभा के चुनाव के बारे में बात कही, अब वो हरियाणा चुनाव के बारे में भी ठीक है। यहाँ पर यशवंत चौधरी हैं, अब है हमारे दर्शक जलगांव वासी, जो सवाल मैंने भी बीच में 1-2 बार पूछा वो सीधा पूछ रहे हैं। जनता समझ गई है, ये मुद्दा अब देश में फैल चुका है, लेकिन विपक्ष को एक ही मुद्दे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। नहीं, ये देखिए, ये हम विपक्ष को राय दे सकते हैं,
विपक्ष हमारी राय सुन सकता है। नहीं, आप दे सकते हैं, मैं ना राय देता ना कुछ और करता, हम तो सवाल पूछने का काम है। मेरा कहना है कि चुनाव नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, वो सरकार का कैसे विरोध करेंगे, वो अपनी रणनीति बनाएंगे और उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि विपक्ष ने पिछले 10-11 साल में इतनी प्रभावी राजनीति कभी नहीं की है जो वो आज कर रहा है। वो सत्ता पक्ष के मर्म के ऊपर प्रहार कर रहा है और साथ में चुनावी राजनीति से भी उसको जोड़ रहा है और कमजोर जातियां जो, मतलब आप कह रहे हैं इसकी गूंज जोड़ रहा है, गूंज जमीन पर सुनाई देने लगी है। हाँ, एक छोटी सी बात, या ये बात का बतंगड़ी बनाया जा रहा है? नहीं 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 नहीं, देखिए, अगर ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा होता तो पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है कि इस चक्कर में फंस जाती। नहीं, इसे आम जनता मान रहे हैं या टिकटार्थियों की भीड़, वो भाई मेरे को टिकट लेना है तो अपने 100-200 लोग लेकर आकर वो शक्ति प्रदर्शन ज्यादा दिखाए, या ये आम आदमी सड़क पर उतर रहा है? मेरा कहना यह है कि इसमें टिकटार्थी भी शामिल होते हैं, सब लोग शामिल होते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, और इससे एक माहौल बनता है और वो लोग भी शामिल होते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। उनके दिमाग में भी तो बात जा रही होगी भाई। मैं ये नहीं मानता हूं कि भाजपा का समर्थक चाहता है कि चुनाव धांधली से हो हिंदुस्तान में। नहीं, जो भाजपा को वोट देना चाहता है वो भी अपनी पार्टी को ये नहीं चाहता कि भाजपा धांधली से जीत जाए चुनाव। तो देखिए, बात तो सब जगह जा रही है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा, वो ये है कि बिहार की जो वयस्क आबादी है वो 8 करोड़ 18 लाख के अंदाज में बता रहा हूं, बिना जनगणना के जो प्रोजेक्ट की गई है, और अभी 7.25 करोड़ वोटरों के पास वोटिंग अधिकार है इस वक्त। तो अभी 93-94 लाख वोटर ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में जुड़ने बाकी हैं। अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो बिल्कुल अन्याय हो जाएगा। तो वो वोटर कौन से जुड़ेंगे इसके अंदर, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अभी जिस वोटर कलेक्टिव की बात आप कर रहे थे, उसने तो ये खोजा है कि बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों को जोड़ा जा रहा है। तो वो मामला बहुत पेचीदा होने वाला है अभी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है SIR लिस्ट जारी होने के बाद भी लिस्ट अपडेट होती रहेगी, तो इससे और क्लैरिटी आएगी या असमंजस की स्थिति थोड़ी और बढ़ सकती है। मुद्दे की गूंज क्या जमीन पर सुनाई देने लगी है या ये राहुल गांधी की सुई अटकी हुई है? और SIR ने सरदर्द दे दिया RJD को भी। आने वाला वक्त इन तमाम सवालों के जवाब देने वाला है, लेकिन राजनीति बिहार में जबरदस्त तरीके से गर्माती दिख रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।